हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप हैं सिल्वर लाइनिंग्स पर। आज का हमारा टॉपिक है चौसर की लिखी हुई पोम हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम एक ड्रीम एलेगरी है और इसे ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। ये हाउस ऑफ फेम नाम की जो पोम है वो चौसर ने दांते के डिविना कॉमेडिया से इम्प्रेस होकर लिखा है। डिविना कॉमेडिया भी 3 बुक्स में है और इसमें जो राइटर है वो 3 प्लेसेस पे विजिट करता है। इसी तरीके से जो चौसर हैं उन्होंने भी वही पैटर्न यूज़ किया है कि 3 बुक्स में है और 3 प्लेसेस को नरेटर विजिट करता है अपने सपने में। तो शुरू करते हैं। बुक पहली जो है वो शुरू होती है जिसमें जो राइटर है वो एक डिस्कशन कर रहा है ड्रीम्स के बारे में और उसे बहुत हैरानी होती है कि वो कहता है कि कितनी वैरायटी वाले ड्रीम्स हमें आते हैं, कितनी तरह तरह के हम सपने देखते हैं। कुछ सपने बहुत सुंदर होते हैं और कुछ बहुत ही भयानक होते हैं। और फिर उसके बाद जो नरेटर है वो सपनों के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में सोचता है और उनकी वैरायटी के बारे में सोच सोच के उसे बहुत हैरानी होती है। राइटर कहता है कि उसने एक बहुत ही वंडरफुल ड्रीम देखा है जिसके बारे में वो अपने जो रीडर्स हैं उनसे डिटेल में बात करेगा और पूरी डिटेल उनको बताएगा। तो सबसे पहले वो गॉड ऑफ स्लीप को इन्वोक करता है और उससे प्रार्थना करता है कि ना तो वो खुद और ना ही उसके जो सुनने वाले लोग हैं जो उसके ड्रीम को सुन रहे हैं वो इसका कोई गलत मीनिंग ना निकालें और जो भी उसके नरेटिव को पढ़े उसे आनंद, स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति हो। पोएट जो है वो अपना ड्रीम सुनाना शुरू करता है कि उसने कितना वंडरफुल ड्रीम देखा है कि उसके अंदर उसने अपने आप को एक बहुत बड़े रिचली डेकोरेटेड टेम्पल में पाया और उस टेम्पल में उसने देखा कि उस टेम्पल की जो दीवारें हैं उस पे एनियार्ड के बहुत सारे, वर्जिल के जो एनियार्ड है उससे रिलेटेड पिक्चर्स जो हैं वो खुदे हुए थे उस टेम्पल की दीवारों पे। और वो वहाँ पे वीनस, वल्कन और क्यूपिड के पिक्चर्स को देख के अंदाज़ा लगाता है कि वीनस का टेम्पल होगा। वीनस तो आप जानते ही हैं कि प्रेम और सौंदर्य की देवी है और वल्कन आपको पता ही है जो वोल्केनोस का और डेजर्ट का जो गॉड है उसे वल्कन कहा गया है और क्यूपिड आप जानते ही हैं कामदेव है। तो वो अंदाज़ा लगाता है। इसके अलावा वो टेम्पल की चारों तरफ जब ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है कि यहाँ वर्जिल के जो एनियार्ड से रिलेटेड पिक्चर्स बनी हुई हैं, फॉल ऑफ ट्रॉय से रिलेटेड पिक्चर्स हैं और जब फॉल ऑफ ट्रॉय हो जाता है तो वीनस कैसे एनियार्ड को बाहर निकालती है वहाँ से, और एनियार्ड और लवीनिया की मैरिज से रिलेटेड पिक्चर्स हैं और एनियार्ड और डाइडो के अफेयर से रिलेटेड पिक्चर्स हैं। तो ये सब पिक्चर्स वो जो पोएट है वो घूम घूम के देख रहा है। इतने में वो एक ब्रास का बना हुआ एक टैबलेट देखता है जिसपे वर्जिल की पूरी जो ईगल है वो नरेटर को एक अनहैप्पी मैन पे लेक्चर देता है कि तुम तो यार बहुत ही अनहैप्पी, बोरिंग आदमी हो तुम, और वो उसको जॉफ्री चौसर कह के बुलाता है। पोएट जो है उसको मोनोसिलेबल में मीन्स हाँ हूँ में आंसर देता रहता है क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ है। ये जो कहानी है वो लिखी हुई है। अब जो पोएट है वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ा सा बाहर निकल के देखता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन सी जगह पे। तो इसके साथ ही दूसरी बुक शुरू हो जाती है कि वो टेम्पल से बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे आसमान में एक बहुत बड़ा गोल्डन ईगल जो है वो उड़ता हुआ उसी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब नरेटर घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन वो जो ईगल है उसे अपने पंजों में उठा के ऊंचाई की तरफ ले जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे जुपिटर या जोब ने भेजा है जो भगवान है हमारे। और वो ईगल नरेटर को बताता है कि हर चीज की अपनी एक जगह है, नेचर का जो रूल ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से हर चीज अपने आप अपनी जगह पे अपने आप ही पहुंच जाती है। वो बताता है कि जो हर चीज की अपनी एक नेचर होती है, जैसे आग का जो धुआं है वो ऊपर ही जाएगा, नदी जो है पानी है वो नीचे की तरफ जाएगा, नदी जो है समंदर से मिलने की तरफ जाएगी। इसी तरह से हमारी जो आवाज है, साउंड है, वो भी एक तरह की ब्रोकन एयर होती है
तो एयर है तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, और जब वो वही ब्रोकन एयर जब पानी में से गुजरती है तो वो रिपल्स के थ्रू, लहरों से गुजरती है, और इस तरीके से वो वापस से ऊपर जाकर और जो गॉडेस ऑफ फेम है उसके टेम्पल में वो पहुंच जाती है। तो अब ये ईगल जो है इसको भाषण दे रहा है, अलग अलग चीज़ों पे भाषण दे रहा है। अब ईगल कहता है कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें मिल्की वे दिखा लाऊं। तो अब जो नरेटर है उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो वो बहाना बनाता है कि भाई मैं ना बहुत बुढ़ा हूँ। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, ईगल कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम स्टार्स के नाम याद रखो। तो वो कहता है कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है तुम्हें, मुझे ये नाम याद करा के क्या फ़ायदा। तो इतने में वो उन्हें बहुत सारी ऐसी मिक्स सी ह्यूमैनिटी की आवाज़ें सी सुनाई दे रही हैं। तो उस इतने में वो देखते हैं कि वो एक बर्फीली पहाड़ी पे पहुंच गए हैं। हाउस ऑफ फेम जो है वो बैरिल स्टोन की बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, और पोएट इसकी तरफ चलना शुरू होता है। अब जब ईगल नरेटर को उतारता है पहाड़ी पे, तो अब ये पहाड़ी में ऊपर की तरफ जैसे ही चलना शुरू करता है तो वो देखता है कि पहाड़ी पे बर्फ में कुछ नाम लिखे हुए थे जो बर्फ के पिघलने की वजह से मिट गए हैं नाम। और जो पहाड़ी की दूसरी तरफ जो शेडेड एरिया में नाम लिखे हुए हैं, जो बर्फ सूरज की तरफ नहीं है और उसकी गर्मी से पिघली नहीं है, वहाँ वो नाम एज इट इज लिखे हुए हैं। तो अब ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, जो मिट गए हैं और जो नहीं मिटे हैं, ये सब फेमस लोगों के नाम हैं, अपने अपने ज़माने के बहुत फेमस लोगों के नाम हैं। तो राइटर को इन लोगों के लिए बहुत दुख होता है कि एक ज़माने में बहुत फेमस थे और अब जो हैं ये नाम मिट रहे हैं। अब ये नरेटर है वो हाउस ऑफ फेम की बिल्डिंग के अंदर जाता है, ये देखता है कि बहुत शोर है। अब ये पहले कहाँ जाके आया, पहले ये था वीनस के टेम्पल में। वीनस के टेम्पल में थी बहुत ज़्यादा शांति, असीम शांति थी वहाँ, और उतना ही यहाँ पे शोर है हाउस ऑफ फेम में। अब ये अंदर जाके क्या देखता है, बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, और बहुत सारे लोग इसको वहाँ पे दिखाई देते हैं। और वहाँ पे विचेस हैं जो फेमस लोगों के रूप बना बना के लोगों को दिखा रही हैं। और जो नरेटर है अब वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे देवी फेम बैठी हुई है अपने सिंहासन पर। अब देवी फेम कैसी है, बहुत ही लंबी पतली और बहुत ही हाइट उनकी बहुत ऊंची है, और वो इतनी बड़ी हैं कि तकरीबन सभी लोगों को कवर कर रही हैं। वो उनके बहुत सारी आइज़ हैं, बहुत सारे ईयर्स हैं और बहुत सारी टंग्स हैं उनकी, और उनके जो पैर हैं वहाँ पे एक जैसे तीतर के पंख होते हैं ना, वैसे पंख लगे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके अंदर तेजी से उड़ने की शक्ति है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो फेम होती है वो आँखों से दिखी हुई चीज़ें और कानों से सुनी हुई चीज़ें और बोली हुई चीज़ें जो हैं वो वही फेम इंसान को फेमस बनाती हैं, और वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं पूरे संसार में जब भी हम कोई काम करते हैं, अच्छा या बुरा। तो यहाँ पे एक एलेगरी है ये। अब ये देखते हैं कि जो देवी फेम है उनके सिंहासन के एक तरफ बहुत सारे पिलर्स हैं, और उन पिलर्स पे बहुत फेमस लोग खड़े हैं। किसी पिलर पे वॉरियर्स हैं, किसी पे रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, और किसी पे कोई मूर्तियां बनाने वाले खड़े हैं, मीन्स किसी पे पोएट्स हैं, किसी पे राइटर हैं। तो अलग अलग अपने अपने जो भी इन्होंने काम किए दुनिया में, उसमें जो फेमस हुए वो लोग वहाँ खड़े हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सम्मान पाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो गुमनाम ही रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो याद रखे जाने लायक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो याद रखे जाने लायक नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें बिना मांगे ही फेम मिल रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो फेम के लिए पिटीशन देते हैं, अर्जी देते हैं, लेकिन उनकी अर्जी नामंजूर हो जाती है। और जिनकी अर्जी नामंजूर हो जाती है उनके साथ बहुत ही क्रूअल बिहेवियर होता है। अब हॉल में जो पोएट है वो क्या देखता है, वो देखता है कि अलग अलग ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में जो है बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, और कॉलम्स में ऊपर एक के ऊपर जोसेफस खड़ा है। जोसेफस जो है वो ज्यू लोगों का
बहुत ही फेमस राइटर है और उसने बहुत सारी बैटल्स के बारे में लिखा है और बहुत ही वंडरफुल तरीके से लिखा है। ऐसे ही स्टेटियस है, होमर है, डेयर्स है, फ्रीजियस है, डिक्टिस है, क्रिंटेंसिस है, गाइडो डेल कॉलोन है, जॉफ्री ऑफ मनमाउथ है, वर्जिल है, ओविड, लुकान, क्लॉडियन वगैरह हैं। सेकंड ग्रुप जो लोगों का है उसको गॉडेस ऑफ फेम जो है वो गुड फेम ग्रांट कर देती है कि जाओ तुम बहुत प्रसिद्ध होगे। थर्ड ग्रुप को भी गुड फेम ग्रांट कर देती है कि जाओ तुम बहुत ही फेमस होगे। फोर्थ ग्रुप जो है वो चाहता ही नहीं है कि वो फेमस होना चाहता ही नहीं है और वो चाहता है कि उनका नाम जो है वो मिट जाए, संसार में कोई उन्हें याद न रखे। फिफ्थ ग्रुप है वो भी चाहता नहीं है कि उन्हें कोई याद रखे। और चौथे ग्रुप की तो ग्रांट स्वीकार कर लेती है देवी फेम जो होती है कि ठीक है तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। फिफ्थ ग्रुप जो है वो भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते हमें कोई याद रखे, पर फिर भी जो देवी फेम है वो उन्हें इमॉर्टल फेम ग्रांट कर देती है कि नहीं, तुम्हें जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। सिक्स्थ ग्रुप में जो है वो मूर्तिकार लोग हैं और वो कहते हैं कि जो भी हीरोज थे जिनके हमने मूर्तियां बनाई हैं उनके लिए नाम होना चाहिए, कि उन हीरोज का नाम होना चाहिए जिनकी हमने मूर्तियां बनाई हैं, और जो देवी फेम है ग्रांट कर लेती है। सेवंथ ग्रुप में जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी काम किया है उसे, जो भी हमने मूर्तियां बनाई हैं उन्हें लोग याद रखें, उनको फेमस होनी चाहिए। तो देवी फेम जो है वो मना कर देती है, उन्हें ये फेम नहीं मिलता। एट्थ ग्रुप जो होता है वो उन्होंने धोखेबाजी से, ठगी के बहुत गिल्टी हैं और वो कहते हैं भी हम वैसे तो हमने बहुत ठगी की है, धोखेबाजी की है, लेकिन हमें भी गुड फेम चाहिए, तो देवी फेम उन्हें मना कर देती है। नाइन्थ ग्रुप जो है वो एक बहुत ही चेयरफुल लोगों का है, सेल्फ सेटिस्फाइड लोगों का है कि हम करते तो गलत काम है लेकिन फिर भी हमें फेम चाहिए, और हमें गलत काम करने के लिए फेम चाहिए कि हाँ हम ऐसा करते थे, लेकिन देवी फेम उन्हें ग्रांट कर देती है कि ठीक है तुम्हारा गलत काम करते हो तो भी तुम्हारा बहुत नाम होगा दुनिया में। कई ऐसे लोग हैं जैसे रॉबिन हुड वगैरह हैं जो गलत काम करते थे लेकिन गरीबों की भलाई करते थे, तो ऐसे लोगों का काफी नाम हुआ है। यहाँ पे इसी हॉल में जो पोएट है वो देखता है कि जो वर्जिल है, एनियाड का जो लेखक है वर्जिल, वो एक टिंड आयरन कॉलम पे खड़ा है। अब ये आयरन वाले कॉलम पे जो भी खड़े हैं ना, मीन्स जिन्होंने बैटल्स के बारे में लिखा है, जो हिस्टोरियंस हैं या बहुत महान लेखक हुए हैं, उनके लिए आयरन कॉलम है, जिसमें से वर्जिल जो है वो आयरन कॉलम पे है, लेकिन आयरन कॉलम जो है वो टिन से उसको कवर किया गया है। ओविड जो है वो कॉपर के कॉलम पे खड़े हैं और क्लॉडियन नाम का एक लेखक है वो सल्फर के कॉलम पे खड़ा है। जोसेफस जो जू राइटर है बैटल्स का, वो लेड और आयरन के मिले जुले कॉलम पे खड़ा है और उसके साथ 7 और लोग खड़े हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की थी इन बैटल्स के बारे में लिखने के बारे में, और बाकी सब लोग जो हैं वो आयरन पिलर पे खड़े हैं, बाकी जो पहले अभी नाम डिस्कस हुए हैं उनका। अब इतने में एक आदमी मिलता है नरेटर को उसी हॉल में, और वो कहता है कि वो पोएट को बोलता है कि तुम यहाँ पे फेम लेने के लिए आए हो। तो नरेटर कहता है कि नहीं, मैं कोई फेम लेने नहीं आया और ना ही मैं अपने आप को इतना लायक समझता हूँ कि मैं देवी फेम के पास जाऊँ और उनसे कहूँ कि मुझे फेम दे दो, मुझे चाहिए ही नहीं फेम, बस मैं तो यहाँ पे इंस्पिरेशन लेने के लिए आया हूँ अपने काम के लिए, कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ अपनी राइटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन मिले, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो भी राइटिंग्स लिख रहा हूँ उसे लोग लाइक करें, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। तो अब ये और वो आदमी दोनों बाहर निकल आते हैं और वो वैली की तरफ जाते हैं। उन्हें वैली में एक घर दिखाई देता है। वो जो घर है वो ट्विग से बना हुआ घर है और उसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, होल मतलब छेद हैं, और बहुत सारी खिड़कियां हैं, और वो जो घर है वो गोल गोल एक ही जगह पे घूम रहा है, रिवॉल्विंग हाउस है वो, और उसके घूमने की वजह से चूं चूं की आवाजें हो रही हैं, काफी शोर सा सुनाई दे रहा है। अब जो ईगल है वो उस घर के पास जाके बैठ जाता है, वो नरेटर को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही अंदर चलूंगा। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा है। अब नरेटर जो है वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पे लोग एक दूसरे से
कोई भी गॉसिप करते हैं, डेली रूटीन की गॉसिप कर रहे हैं, डेली रूटीन की इवेंट्स के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और एक जना गॉसिप सुनता है, भाग के जाता है दूसरे के पास जाके उस बात को करता है, फिर जो जिसने गॉसिप सुनी है फिर तीसरे के पास जाके गॉसिप करता है। ऐसे कई लोग तो ऐसे हैं जो सच और झूठ को फैलाने के लिए खिड़कियों से भी उड़ उड़ के बाहर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये घर जो है वो गॉसिप वाली बातों से भरा हुआ है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और इतने में एक अननेम्ड आदमी अंदर आता है, एक आदमी जिसका नाम किसी को भी नहीं पता, वो अंदर आता है। लेकिन वो आदमी देखने में बहुत ज़्यादा कोई रसूखदार आदमी लग रहा है, कोई अ मैन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी लगता है वो नरेटर को। और इसके साथ ही पोम एंड हो जाती है। आगे इस आदमी के साथ क्या रिएक्शन हुआ लोगों का या क्या असर पड़ा इसका कुछ भी नहीं है, बस फिनिश हो जाती है यहाँ पे पोएम। तो ये एक पोम जो है वो अनफिनिश्ड पोम है। ये बुक जो है वो इसके अंदर एक शॉर्टनेस और एक फ्लेक्सिबिलिटी है, और बहुत ही कमाल के तरीके से पोइट ने जो है ये बुक लिखी है। बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में लिखी है, बहुत ही एक सिंपल अंदाज में लिखी हुई बुक है, और पढ़ने वाले को बहुत ही मज़ा आता है। ये एक ट्रांजिशनल पॉम्स में भी आती है कि जो वक्त के दौरान जो एक ट्रेंड बदल रहा था बुक लिखने का, वो भी है इसके अंदर। तो ट्रांजिशनल पॉम्स में आती है ये। बेन जॉनसन की मास्क ऑफ द क्वींस वो हाउस ऑफ फेम से ही इन्फ्लुएंस्ड है, और अलेक्जेंडर पॉप की जो पॉम है अ टेम्पल ऑफ द फेम अ विजन, ये भी हाउस ऑफ द फेम से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके अलावा जॉन स्केल्टन ने एक अ गार्लैंड ऑफ लॉरल लिखी है, जिसमें उसने चॉसर से डिफरेंट अंदाज में फेम को प्रेजेंट किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।